वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैराथन क्लास का चौथा वीडियो देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो अवश्य देख लें। इस वीडियो में टोटल आपको 100 प्रश्न मिलेगा। सभी प्रश्न है जो जीके जीएस से रहेगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। जो आपको 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिए फ्रेंड्स। आप लोग गेस करते चलेगा, थोड़ा सा वक्त मिलता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कल फ्रेंड्स आपको 8:30 बजे से, ठीक है, आप लोग के डिमांड पे फ्रेंड्स आपको 8:30 PM यानी शाम 8:30 बजे से आपको लाइव क्लास चलेगा फ्रेंड्स प्रत्येक दिन, ठीक है। तो कल आप लोग 8:30 बजे लाइव क्लास भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। पहला सवाल आपका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। पहला नंबर सवाल का जवाब क्या हुआ आप लोग गेस करें। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गला का, ठीक है। जो निष्क था, जो आभूषण था, गहना था, वो किसका था तो गला का था, निष्क। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में किसे आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरु और पंचाल को समझा जाता था। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपका है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, बलराम है जो हमेशा हल लिए हुए रहते हैं, ठीक है। हल उनका एक तरह से हथियार है फ्रेंड, अस्त्र है जो कहिए। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया तो बलराम को। सवाल नंबर 5 को देखिए। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है। जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, सभी को जानते हैं। तो इसका समर्थन कौन सा अभिलेख से पता चलता है। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक के, ठीक है, अशोक के अभिलेख से। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। हाँ फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा गेस करें आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 को देखिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस एक गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त, ठीक है, इसी का नाम था जो देवगुप्त भी था। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 8 को देखें। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः, ठीक है, किससे संबंधित था, यही पूछा गया है फ्रेंड्स। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन किए। तो ध्यान रखिएगा जो एलिफेंटा का प्राचीन स्मारक है वो आपका शिव भगवान, शंकर भगवान से संबंधित है, ठीक है। वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ भी है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, केवल 3। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अब 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपका है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। ठीक है, कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। ऑप्शन आपके सामने गेस करें फ्रेंड्स फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर जो आपका 9 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपका है कि जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो 10 का जो राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी अजमेर में।
सर टॉमस रो है जो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, तो अजमेर में दिया था। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखिए, 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। औरंग है जो कौन सा वाद्य यंत्र को बजाता था, उसमें निपुण था, यही सवाल पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 11 का ऑप्शन नंबर सी, वीणा में वो क्या था, दक्ष था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उसमें निपुण था। याद रखिएगा, औरंगजेब है जो कौन सा वाद्य यंत्र में निपुण था, तो वीणा वादन में, यानी ऑप्शन नंबर सी 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12, क्वेश्चन का लेवल। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से 3 युग्म सुमेलित है और एक नहीं सुमेलित है फ्रेंड्स। तो याद करते चलिएगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में ये सुमेलित है, जहांगीर का मकबरा शहादरा में ये भी सुमेलित है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी ये भी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है जो सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका फ्रेंड्स, जो सुमेलित नहीं है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर दे रहा था, अजमेर में नहीं है फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इनको जो है ग्यासपुर में है इनका। ठीक है, ग्यासपुर दिल्ली में इनको दफनाया गया था, न कि अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लिखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना। नाचीज मतलब उसका जो मतलब अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है, कुछ नाम मात्र के रह गया था। ऐसा किसके शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बालाजी राव के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बालाजी राव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यही बालाजी राव के समय में ही मराठा राज नाचीज हो गया था और जो पेशवा था जो वास्तविक शासक बन गया था। सवाल नंबर 14 को देखें, व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था। तो सर्वप्रथम व्यापार के लिए आपको भारत आने वाला कौन था, पुर्तगाली लोग था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 15 को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, गेस करें फटाफट। 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बम्बई में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बम्बई में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका कितना 1885 में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई स्थित क्या गोकुलधाम तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स। याद रखिएगा जगह का नाम भी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे जो कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सभी को पता होगा फ्रेंड्स, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो सवाल नंबर 15 का यही पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, आपका मुंबई में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। ठीक है, इंडियन मिरर 1880 के दशक में, तो भारत में 1880 के दशक में यह अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था, यही पूछा जा रहा है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता से होता था। अगला सवाल को लेते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस संगठन के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो आपको 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। याद रखिए, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था। 18 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन था। गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1907 में जो हुआ था आपका सूरत का अधिवेशन, इसी में कांग्रेस में फूट भी हुई थी फ्रेंड्स। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर.बी. घोष ने किया था। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, आर.बी. घोष ने किया था। अगला सवाल है आपका, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी किसने चलाया था, ये पूछा जा रहा है। 20 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा कृष्णा वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 को देखें, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। 21 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए.जी. रंगा ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था फ्रेंड्स, 1917 ईस्वी में चंपारण हुआ था।
आंदोलन हुआ था। अगला है गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गद्दर पत्र का 22 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, गद्दर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। सवाल नंबर 23 को देखिए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सवाल नंबर 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। सवाल नंबर 24 को देखें, सवाल नंबर 24 आपका है कि निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी है जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। सवाल नंबर 25 को देखिए कि संकोश नदी सीमा बनाती है, संकोश नदी सीमा बनाती है, कहाँ कहाँ बनाती है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 का सी हो जाएगा, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में बनाती है। सवाल नंबर 26 को देखिए, सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार रिपीट होता है। सागौन का वृक्ष हो गया, फिर साल का वृक्ष हो गया, तो कहाँ पाया जाता है, कौन सा वन में? ये सवाल बार बार रिपीट होता है, याद रखिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का ये सब है जो वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का वृक्ष है सागौन और साल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है कि तुलबुल परियोजना निम्नांकित में से किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब सबको आना चाहिए क्योंकि पहले भी बहुत बार बता चुका हूं फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें सवाल नंबर 27 का। तो तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 28, तुलबुल परियोजना किस नदी पे हो गया? तो आपका झेलम नदी पे हो गया। अब सवाल नंबर 28 को देखिए, सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? सवाल नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहडोल जिले में अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो वास्तविक स्रोत आपका हो गया शहडोल जिले में अमरकंटक। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 29 को देखें कि भारत में रबर उद्योग स्थित है, कहाँ स्थित है? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कहाँ हो जाएगा? तो रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजिम में। ठीक है, पंजिम मानी कि आप पणजी में, गोवा पणजी का नाम सुने होंगे, उसी का है जो पुराना नाम है फ्रेंड्स। तो पंजिम मानी पणजी में है। ऐसे फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है फ्रेंड्स, तो ये केरला राज्य में होता है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगर पूछा जाए आपका कि भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है, तो पंजिम मानी पणजी में। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है फ्रेंड्स, सभी को पता है। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 आप लोग के सामने है कि संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? सवाल नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत हो जाएगा। संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो भारत का हो जाएगा। सवाल नंबर 32 को देखें, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पर कूट दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। सवाल एक बार फिर से सुने कि निम्नलिखित में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी अफगानिस्तान, ईरान और इराक, ये 3 देश को आपको स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 32 का करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 33 को देखिए। सवाल नंबर 33 आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? 33 नंबर सवाल का कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो गेस करें क्या होगा राइट आंसर इसका। तो सवाल नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार लौह अयस्क, ये है जो सुमेलित आपका नहीं है। जबकि किम्बरले हीरा के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, सभी को पता है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, जो हीरा के लिए है, सही है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स का विटवा अस्टर्सलैंड, ये सोना के लिए है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद में आपका हो गया कैटंगा, कैटंगा है जो फ्रेंड्स आपका किसके लिए है? तो ये आपका तांबा के लिए है। ठीक है, ये भी आपका सही है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है कैटंगा, कटंगा क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद बच गया फ्रेंड्स आपको
आपको बच गया लास्ट में क्या, सार। तो सार है जो लौह यश के लिए, ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 को देखें। सवाल नंबर 34 है कि भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, यही बताना है 34 का। तो 34 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका भूमध्य रेखा है जो आपको ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें से कीनिया से होकर गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा गुजरती है तो कीनिया से होकर गुजरती है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए और कौन कौन सा देश से गुजरती है भूमध्य रेखा फ्रेंड्स, तो कीनिया हो गया, उसके बाद में कांगो हो गया, बेसिन हो गया, ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, और इसके बाद इक्वाडोर हो गया, आदि सभी से ये आपका गुजरती है। भूमध्य रेखा बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको कीनिया हो जाएगा, यहाँ से होकर के गुजरती है। बाकी भी मैंने बताया फ्रेंड्स, वो भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लें। 35 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कोटोपैक्सी जो सक्रिय है, उसके बाद में 3 नंबर एटना है जो सक्रिय है, फ्यूजियामा है ये भी सक्रिय है। ठीक है, यानी कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा और एटना। ठीक है फ्रेंड्स, 2 3 4 कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा और एटना, ये सभी है जो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। यानी सवाल नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 36 नंबर सवाल, तो इसमें से कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, यही आपको बताना है। तो चलिए गेस करिए इसका राइट आंसर। घाना का राजधानी इसमें सब है, तो घाना का आपका राजधानी अंकारा बिल्कुल सही है। केन्या का राजधानी नैरोबी, ये भी सही है। नामिया का राजधानी आपका ये भी बिल्कुल सही है। विडंगहुक है। नाइजीरिया का रावत दे रहा है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। नाइजीरिया का जो राजधानी कहाँ है, तो अबूजा है। नाइजीरिया का राजधानी कहाँ पड़ता है, तो अबूजा, अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पड़ता है, अबूजा, यहाँ दे रावत। इसका मतलब ये आपका डी नंबर है जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 37 को देखिए। निम्नलिखित जलडमरू में से किस जलडमरू से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है। सवाल नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डेनमार्क स्टेट। ठीक है, डेनमार्क स्टेट से जोड़ती है। निम्नलिखित जलडमरू में से किस जलडमरू से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाले जलडमरू का नाम क्या है, डेनमार्क स्टेट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 38 को देखिए। निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं। 38 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं, तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी 38 का राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 39 को देखें कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है कहाँ पड़ता है। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन कहाँ पड़ता है, बहुत अच्छा सवाल है। राइट आंसर आपका मिस्र में पड़ता है। ठीक है, मिस्र में, नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है फ्रेंड्स। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है जो कहाँ पड़ता है, तो आपको मिस्र में पड़ता है, यानी मिस्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया 39 का। सवाल नंबर 40 को देखें। भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। सवाल नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग कितना, 4, 5 और 6 को। ध्यान से याद रखिए, भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं, तो वर्ग 4, 5, 6 को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 41 को देखें। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित है पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित है कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा राज्य में। 41 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। आपका भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। चलिए पहले भी मेरा बताया हुआ है, आप जरूर गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो 1881 ईस्वी में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारत में प्रथम बार जनगणना कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स,
तो हो जाएगा आपका 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में ये आपका हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मियो के शासनकाल में प्रथम बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन नियमित पूछा जा रहा है भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ की गई, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल 1881 से नियमित शुरू है। लेकिन यही प्रश्न पूछे कि प्रथम बार किसके शासन में, तो आपका 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में हो जाएगा। तो सवाल नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सवाल नंबर आपका 43 है, कूट वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कह रहा है आपको कि किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है। किन कारक से, यानी कौन सा कारण है इसके जिसके कारण है जो दक्षिण भारत में चीनी उद्योग को स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है। उत्तर भारत से कहाँ लग गया, दक्षिण भारत में, तो कौन सा कारण की वजह से। तो 43 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3 कारण से। यानी 1, 2, 3 देखिए पढ़ करके कि गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन होता है, इसी कारण से। दूसरा में गन्ने में शर्करा का अधिक होना, ये भी कारण है। पेराई का अधिक लंबा मौसम, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं। सवाल नंबर 44 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोटे अनाज तथा चावल। सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है, तो मोटे अनाज तथा चावल। सवाल नंबर 45 को देखिए। सवाल नंबर 45 आपका है कि सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई। 45 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीनी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखिए। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली। ये पहले पे प्रश्न मैं करा चुका हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 46 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला सवाल को लेते हैं 47 नंबर सवाल, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है। ये भी सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, गेस करिए। सवाल नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर याद कर लिया फ्रेंड्स, ये प्रश्न हो सकता है रिपीट हो एग्जाम में। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 48 को देखिए। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। इकोनॉमिक्स से सभी सवाल भी है फ्रेंड्स। तो अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अलिखित सामान का निर्यात। अलिखित सामान्य का निर्यात ही अदृश्य निर्यात कहलाता है। 49 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए। आपका कहाँ पड़ता है, जिनेवा में पड़ता है फ्रेंड्स। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जो कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 50 को देखें। निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा है। 50 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, चाइना, यानी चीन है जो विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 50 का। चलिए सवाल नंबर 51 को देखते हैं। सवाल नंबर 51 है आपका, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, क्या कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं कि एक फसल प्रणाली, कौन सा फसल प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण, जो रोपा जाता है, फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, क्या कहलाता है। सवाल नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। ध्यान से याद रखें, उसे क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। सवाल नंबर 52 को देखिए फ्रेंड्स कि जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किसके खेती के लिए। 52 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, धान की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 53 को देखिए, अरहर का जन्म स्थान है कहाँ है। अरहर, अरहर नाम आप लोग सुने होंगे। सवाल नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतवर्ष में है। ठीक है, अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष है। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित वैदिक देवता देवी में से कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है। सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया तो कौन सा देवता के बारे में, तो बताइए फ्रेंड्स। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, आश्विन को, ठीक है, आश्विन को दिखाया गया है। निम्नलिखित वैदिक देवता देवी में से कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है या दिखाई गई है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा आश्विन। सवाल नंबर 55 को देखिए, वरुणा प्रजाति है, वरुणा प्रजाति कौन सा फसल का है फ्रेंड्स, गेस करिए। 55 का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों की प्रजाति है। वरुणा है जो प्रजाति किसका है, तो सरसों की प्रजाति है, ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके साथ में देखिए और पूछा जाता है एक इंपॉर्टेंट एम, ठीक है, एम 39, एम 39 है जो फ्रेंड्स आपका किसका प्रजाति है, तो आम का है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर वरुणा प्रजाति पूछा गया है, तो किसका है आपका, ये सरसों का प्रजाति है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपका इस जो वक्तव्य दिया है इस पर विचार करना है। क्या वक्तव्य दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। कथन ए में भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। आर, पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सवाल नंबर 56 है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 56 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही है तथा एक की सही व्याख्या आर करता है। यानी ये जो कथन है सही है कि भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है और पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। ठीक है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 57 को देखते हैं। सवाल नंबर 57 है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, कौन सा प्रदेश में। सवाल नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, न कि उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है चावल के लिए। सवाल नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, न कि उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे क्षेत्र अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब इससे संबंधित एक सवाल है जिसका जवाब हम लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट करके, कि भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। उत्पादन के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्षेत्र के बारे में तो अभी हमने बताया फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है ये हमें आप एक कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल को लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। 58 नंबर सवाल सिंपली पाल दे रहा है, ठीक फ्रेंड्स। तो सिंपली पाल है जो कहाँ पड़ता है, आप लोग गेस करिए। सिंपली पाल ये सुमेलित नहीं, असम दे रहा है, गलत है। सिंपली पाल जो कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में पड़ता है। सिंपली पालन जो आपका है अभ्यारण्य है जो कहाँ पड़ता है, तो आपका उड़ीसा में पड़ता है फ्रेंड्स। फिर है आपका ऑप्शन नंबर नोकरेक। नोकरेक कहाँ पड़ता है, तो आपका ये मेघालय में पड़ता है, यानी राइट है आपका यही हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। 58 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है नोकरेक है जो पड़ता है, अब कहाँ मेघालय में पड़ता है। ये उद्यान है जो आपको मेघालय में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपका बच गया फ्रेंड्स दिहांग दिबांग, ठीक है। तो दिहांग दिबांग ये भी सुमेलित नहीं है, ये आपका कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद बच गया अगस्त्य मलाई, ये आपका कर्नाटक, ये भी गलत है, ये भी सुमेलित नहीं, ये कहाँ तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो अब सबको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग याद करें। सिंपली पाल कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। नोकरेक है जो मेघालय में पड़ता है। और आपका दिहांग दिबांग अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, दिहांग दिबांग जो आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगस्त्य मलाई ये पड़ता है कहाँ, तमिलनाडु में पड़ता है। तो सभी को याद रखिए फ्रेंड्स। तो इसमें पूछा गया था सुमेलित कौन है, सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सभी जो गलत है तो कहाँ कहाँ पड़ता है वो भी मैंने बता दिया। सवाल हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 59 को देखिए। सवाल नंबर 59 आपका है कि ब्लू मून परिघटना होती है जब, कब होती है, एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, गलत है। एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माह में 4 पूर्णिमा, ये भी गलत है। एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा, ये भी गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये ब्लू मून होता है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है कि खगोलीय मौसम एक वर्ष में कितने बार होता है, तो 4 बार होता है, ठीक है। कितने बार, तो 4 बार होता है। 4 बार कहीं ऑप्शन में आपको दे नहीं दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, कितने बार एक वर्ष में, एक खगोलीय वर्ष में कितने, 4 बार होता है ब्लू मून की घटना।
चलिए सवाल नंबर 60 को देखें कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। इसका जवाब तो सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स 60 का, कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना वर्ष लगा था। तो सवाल नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। सवाल नंबर 61 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 61 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल को देखें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो सवाल नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 63 को देखें। सवाल नंबर 63 आपका कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। ये तो बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, सबको पता होना चाहिए किसने कहा था। सवाल नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केटी सेठ ने कहा था। ठीक है, केटी सेठ ने ऐसा कहा था। अगला सवाल है 64 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए मानवाधिकार आयोग है जो आपका संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी राज्य का वित्त आयोग है, लोकसभा सचिवालय ये भी है, केंद्र का वित्त आयोग सभी है जो संवैधानिक संस्था है फ्रेंड्स, जबकि मानवाधिकार आयोग है जो क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं है। ये आपका कैसा संस्था है, तो याद रखिए ये विधिक संस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है जो आपका विधिक संस्था है, ये ना कि संवैधानिक संस्था है। चलिए तो सवाल नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 65 को देखें। सवाल नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। सवाल नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना है जो सभी है मौलिक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला सवाल को देखते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति में से किस पर लागू होती है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, तो ये किस पे लागू होता है फ्रेंड्स। 66 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति होता है जो क्या होता है फ्रेंड्स, कार्यपालिका प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो आपका प्रधानमंत्री होता है। सवाल देखिए किस तरह से पूछा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, कौन, तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। सवाल नंबर 67 को देखें। सवाल नंबर 67 आपका है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ पर किया जा सकता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। ध्यान से याद रखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा, तो आपको राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है आपका, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है जो कौन होता है फ्रेंड्स, आपका उपराष्ट्रपति होते हैं, सभी को पता है। तो इनको हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए कहाँ प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो राज्यसभा में ही, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। ये सवाल बहुत अच्छा है। सवाल इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है तो किसके ये अधिकार किसको, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 69 को देखिए, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद में है। तो सवाल नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 160 में संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों की निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 160 के अनुसार। चलिए सवाल नंबर 70 को देखें, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। सवाल नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये है जो आपका राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी 70 का करेक्ट आंसर होगा, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। चलिए सवाल नंबर 71 को देखते हैं फिर। सवाल नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। यहाँ पर दिया हुआ, कोर्ट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका क्या होगा राइट आंसर सवाल नंबर 71 का। सवाल नंबर 71 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। अब देख लीजिए 1, 3, 4 क्या है फ्रेंड्स, आपका
1, 3, 4 बाह्य आक्रमण में, तीसरा में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता में, और चौथा में आंतरिक संकट के ऐसी स्थिति में है जो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। 71 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4। चलिए सवाल नंबर 72 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 72 आपका है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेस करें फटाफट। 72 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा के लिए। ठीक है, कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो अधिक से अधिक आपका 1 घंटा हो सकता है। चलिए सवाल नंबर 73 को देखते हैं। सवाल नंबर 73 आपका है कि निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स राज्य विधान परिषदें। ठीक है, कह रहा है निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो राज्य विधान परिषद को क्या है, भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 73 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राज्य विधान परिषद। सवाल नंबर 74 को देखिए। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। ये देखिए अच्छा सवाल है, टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमादेश कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं। सवाल नंबर 75 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय का, ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। 75 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अगला सवाल को लेते हैं। 76 नंबर सवाल है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, ये सभी को पता होगा फ्रेंड्स। इसका जवाब भी बहुत सारे स्टूडेंट दिए थे कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ था, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी संविधान के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये फ्रेंड्स आपका संविधान के जो 61वें संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था ये भी याद रखिए, 1989 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और कौन सा अनुच्छेद में संशोधन किया गया था तो ये भी याद रखिए, अनुच्छेद कितना 326 में संशोधन करके ऐसा किया गया था। पहले मताधिकार का आयु 21 वर्ष था फ्रेंड्स, लेकिन आपको 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन के तहत आपको आयु कितना 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए सवाल नंबर 77 को देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। बहुत अच्छा सवाल है। 77 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन विधेयक। देखिए निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जब संविधान में संशोधन होता है फ्रेंड्स, उसके लिए विधेयक पेश किया जाता है, तो संसद के जो दोनों सदन है फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूर रहता है। कहाँ, तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 78 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 78 है, सवाल नंबर 78 आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। 78 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी संविधान का चौथा ए भाग है जो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, संविधान के चौथा यानी संविधान के 4 के क में आपका है जो क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया फ्रेंड्स। ये सभी है जो आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल 78 का सही हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं 79 को देखते हैं। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां, ये भी अच्छा सवाल है। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं, 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हुए। एक बार फिर से देख ले फ्रेंड्स इसको कि स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त हो तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हो। सवाल नंबर 80 को देखिए फ्रेंड्स कि कह रहा है कि जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में, तो इस पर विचार करने के लिए पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर कह रहा है उक्त कथनों में कौन सा सही है। तो सवाल नंबर 80 का कथन मैं पढ़ देता हूँ। एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है और इसके लिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा में एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 है जो आपका सही है। 2 यानी कि एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। सवाल नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, केवल 2। सवाल नंबर 81 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 81 आपका है कि निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है। 81 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाप से।
जैसा कि सभी को पता है कि भाप में गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वही कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है, तो भाप, ठीक है। देखिए रोटी बनाते समय फ्रेंड्स हल्का सा भाप उसका में जो लगता है फ्रेंड्स, देखिए तुरंत में फोला निकल आता है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 82 को देखें कि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल के दीवारों को क्या किया जाता है। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि को अवशेषण करना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल के दीवारों को ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 82 का सवाल नंबर 83 को देखें, हैवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में क्या होता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के साथ स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका D2O याद रखिएगा, D2 आपका भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। तो देखिए सवाल इस तरह से घुमा के पूछता है कि हैवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में क्या होता है, तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 84 को देखते हैं। सवाल नंबर 84 आपका है कि एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। देखिए इंग्लिश दे दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक हो गया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बहुत बार बताया फ्रेंड्स। 84 का क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर इंग्लिश दे दिया फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और डायनमो है जो फ्रेंड्स आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। 85 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 85 आपका है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच उदाहरण है किसका है, 85 का। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर प्रभाव का है। बहुत बार क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, किसका, डॉपलर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। सवाल नंबर 80, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 86 को देखिए। सवाल नंबर 86 है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परिवर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो आप लोग पहले से मैं बता चुका हूँ कितना, लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 165 मीटर तो हो नहीं सकता, 165 फीट भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं फ्रेंड्स। यानी कि आपका 16.5 मीटर, लगभग कितना, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सवाल नंबर 87 को देखिए। सड़कों पर काम करने निकला कही वाला, ठीक है, कही वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना हुआ होता है, ये आपका जिंक का, जस्ता का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा RDX एक क्या है, विस्फोटक है का दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स आपका साइक्लोनाइट, इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 89 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 90 को देखें कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, तो भ्रूणीय जोन के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 91 को देखें, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपका देखिए ग्लोबल वार्मिंग गैस में आपका जलवाष्प आता है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन भी आता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है जो आपको हरित गृह गैस नहीं है फ्रेंड्स आपकी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो आपका है। चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका आ गया 91 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए 92 को देखते हैं। सवाल नंबर 92 आपके सामने है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। 92 का राइट आंसर क्या होगा, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग को, ठीक है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, तो अंग को। 92 हो गया फ्रेंड्स। 93 को देखें। 93 आपका है कि बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था, तो 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 94 को देखें। अगला है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली आए थे। ठीक है, बिहार में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 95 को देखें, 95 आपका है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? चलिए तो गेस करिए इसका राइट आंसर क्या? 95 का, तो 95 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कह रहा है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार के कारण हुआ था। क्योंकि फ्रेंड्स बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून को बनाया गया था फ्रेंड्स, इसी से संबंधित पहला संशोधन किया गया था। कितना? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। तो बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था तो कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और किस राज्य से संबंधित था? तो आपका बिहार राज्य से, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कुछ संशोधन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल 96 नंबर सवाल को देखें कि शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम स्टेटाइट सोप स्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? शंकरपुर नामक जगह बिहार के कौन सा जिला में स्थित है? 96 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह है जो आपका मुंगेर में स्थित है। 97 नंबर सवाल को देखें, 97 नंबर सवाल है बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग को बताएं इसका बिहार में तो ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? 97 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग हमें बताएं कि बिहार में कांवर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इसका जवाब हमें फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताया, क्योंकि इसका मैं बहुत बार बता चुका हूं फ्रेंड्स कि कांवर झील है जो पक्षी अभ्यारण्य है जो कहाँ स्थित है। तो आप हमें इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा 97 का। चलिए सवाल नंबर कौन सा जिला में फ्रेंड्स हमें कमेंट करके बताइएगा कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 98 को देखते हैं कि नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो नहर द्वारा सबसे सिंचाई कौन सा प्रदेश में होती है फ्रेंड्स? तो आपका रोहतास में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 99 को देखते हैं फ्रेंड्स कि जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुआ है? तो आपका 99 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वो ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, 2001 के अनुसार से 2011 में क्या कहेंगे? तो ज़्यादा बड़ी है। चलिए 90 इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, 100 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि राजगीर के गृध्रकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि राजगीर के गृध्रकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? 100 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 100 प्रश्न था फ्रेंड्स आपका, ये आपका मैराथन क्लास का चौथा वीडियो था। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको प्रत्येक दिन एक मैराथन वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड करा जाएगा, साथ में लाइव क्लास भी चलेगा फ्रेंड्स, और मैथ का सोल्यूशन के साथ साथ हिंदी का सोल्यूशन भी आप लोग को दिया जाएगा। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।